गुड इवनिंग एवरीवन। और आज मैं डिस्कस करूंगी रास रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम के बारे में। बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करूंगी। हम लोग सब लोग जानते हैं हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन चल रही है, अगर वो डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब इन द सेंस अगर कोई भी ट्रॉमा हुआ और ट्रॉमा की वजह से अगर ब्लड लॉस होता है और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ करते हैं बॉडी में, तो हमारा बीपी जो रहता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। जैसे ही बीपी डिक्रीज़ होगा, जो रास होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। रास जब एक्टिवेट होता है तो वो रेनिन को रिलीज कराता है, जो हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, बट मेंटेन करने का सेंस कि बीपी को वो इंक्रीज करेगा। अब रेनिन का जो रिलीज है वो तीन तरीकों से होता है। ओवरऑल तो दो है, इंट्रा रीनल है और एक्स्ट्रा रीनल है। इंट्रा रीनल और एक्स्ट्रा रीनल। अब रेनिन का रिलीज जानने से पहले हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि नेफ्रॉन में ही से वहाँ से रेनिन का रिलीज होगा। मैं बहुत ही रफली डायग्राम छोटा सा बनाई, मैं दिखा दूँ आप लोगों को। ये देखो, ये हो गया ग्लोमुलर कैपिलरी, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। ग्लोमुलर कैपिलरी, पीसीटी, डीसीटी, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल, ये है हमारा इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, अब जो ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू जो रहता है वो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं पॉल्किसन सेल। ठीक है, ये बैरो रिसेप्टर की तरह काम करता है। और डिसेंडिंग जो डीसीटी होता है, डीसीटी के इनिशियल में जो सेल होती हैं वो स्पेशलाइज्ड टॉल सेल होती है, जिसे हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा। और ये मैक्यूला डेंसा, ये पॉल्किसन, दोनों मिला के जेक्स्ट्रा ग्लोमुलर एपरेटस बनता है। ठीक है, अब ये तो हम जान गए। तो जो हमारा पॉल्किसन सेल था एफरेंट आर्ट्रियोल के पास, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। जैसे ही आपका ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करेगा या बीपी डिक्रीज करेगा, वहाँ पे वो स्टिमुलेट होकर रेनिन का रिलीज कराएगा। ठीक है, अब ये तो पहला मैकेनिज्म हो गया, क्योंकि वो बैरो रिसेप्टर है। दूसरा चीज़ ये है कि जब बॉडी में सोडियम, जब बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है ग्लोमुलर कैपिलरी में, वो उसका जो फ्लो रेट है 20 ml/minute। ठीक है, 20 ml/minute से वो फ्लो होती है। अब अगर ब्लड लॉस हुआ तो नेफ्रॉन में ब्लड कम आ रही है, नेफ्रॉन में ब्लड कम आ रही है तो पीसीटी, जो हमारा पीसीटी था, वहाँ भी ब्लड जो रहेगा वो कम जाएगा। वो ब्लड कम जाएगा तो जो सोडियम नॉर्मली पीसीटी से 70% एब्जॉर्ब हो रही थी, वो और ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है तो धीरे धीरे सोडियम जा रही है, धीरे धीरे सोडियम जा रही है, तो और वो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। उसके बाद जो डीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनले से 25% सोडियम एब्जॉर्ब होती है, और जो डीसीटी होता है, डीसीटी से 10% एब्जॉर्ब होती है। तो डीसीटी तक उतना सोडियम जाएगा ही नहीं। डीसीटी तक जब उतना सोडियम नहीं जाएगा तो डीसीटी जो रहेगा वो क्या करेगा, वहाँ पे मैकुला डेंसा है, स्पेशलाइज सेल मैकुला डेंसा प्रोस्टाग्लैंडिन और एनओ को रिलीज करेगी, ताकि वो स्टिमुलेट करे पॉल्किसन सेल को रेनिन रिलीज करने के लिए। तो ये दो इंट्रा रीनल मैकेनिज्म हो गया। पहला हो गया पॉल्किसन सेल ने बैरो रिसेप्टर वो उसने रेनिन रिलीज करा है। दूसरा जो है मैकुला डेंसा, और ये पॉल्किसन मैकुला डेंसा दोनों मिलके जक्स्ट्रा ग्लोमुलर एपरेटस बनता है। अब तीसरा मैकेनिज्म ये है, जैसे ही बीपी डिक्रीज करता है तो हमारा जो कैरोटिड साइनस है वो वहाँ पे वो स्टिमुलेट होता है, और वहाँ से जो नाइन्थ नर्व निकलती है और सीएनएस में जाके मेडुला में जाती है, और वहाँ पे सिंपैथेटिक आउटफ्लो जो रहता है उसे इंक्रीज करती है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को स्टिमुलेट करेगी। सिंपैथेटिक आउटफ्लो जब स्टिमुलेट होगा तो वहाँ पे नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होगा, और जो बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है यहाँ पे किडनी में, वो स्टिमुलेट होगा और बीपी को मेंटेन करेगा। अब देखो, रेनिन हमारा बॉडी में रिलीज हो गया तीन मैकेनिज्म से, सिंपैथेटिक से हो गया, पॉल्किसन सेल से, बैरो रिसेप्टर और मैकुला डेंसा, तीन चीज़ों से रेनिन रिलीज हो गया। अब रेनिन रिलीज हो जाएगा तो क्या कराएगा, जो हमारा लीवर है वहाँ से एंजियोटेंसिनोजेन एक प्रोटीन निकलती है, उस एंजियोटेंसिनोजेन को वो कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन में। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1, और एंजियोटेंसिन 1 जो रहेगा वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसीई। ये एक एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो लंग से निकलता है। ठीक है, और वो एंजियोटेंसिन 2 में कराएगा, और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रिक्टर है वो। और कैसे वो वर्क करेगी, वो दो रिसेप्टर्स होते हैं
एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर, दोनों रिसेप्टर पे एक्ट करके बहुत ही स्ट्रांगली वेजो कंस्ट्रिक्शन कराती है। ठीक है, अब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो ये आर्ट्रियोल और वेन्यूल दोनों को कंस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, अब अगर वेन्यूल वेन्स को जब अगर कंस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है, अगर वेन्स को कंस्ट्रिक्ट करेगी तो ये क्या करेगी, हार्ट में जो रहेगा वो ब्लड जो ज़्यादा, जितना ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन हुआ उतना ज़्यादा ब्लड हार्ट में चला गया, और ब्लड जो है हार्ट में चला गया, और हार्ट में क्या होता है, फिर वहाँ पे कार्डिक आउटपुट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, वॉल्यूम वहाँ पे गया। ठीक है, और जिसके कारण से इन डायस्टोलिक वॉल्यूम, इन डायस्टोलिक प्रेशर दोनों बढ़ेगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा, बीपी इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा है ये आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल को भी ये कंस्ट्रिक्ट करता है, जिससे तो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरीके से ये बीपी को मेंटेन करता है। अब जो हम ड्रग पढ़ते हैं, एस इनिबिटर और ARBs, ठीक है, ARBs, ठीक है, तो एस इनिबिटर्स कौन कौन सा होता है, जितने भी प्रिल्स हैं, कैप्टोप्रिल्स, इनाला प्रिल्स, ये सारे प्रिल्स जो है वो एस इनिबिटर्स है, और जितने भी सार्टन्स है, कैंडी सार्टन, लो सार्टन, ये जो है वो ARBs है। तो ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने 5 मिनट में आप लोगों को बताया है, क्विक रिवीजन के लिए, कि रास किस तरह से एक्टिवेट होता है और जो ड्रग है हमारा वो कहाँ पे एक्ट करता है। जो ARBs है वो रिसेप्टर, जो एंजियोटेंसिन 1 और 2 रिसेप्टर्स होते हैं उस पर वर्क करते हैं, और जो एस इनिबिटर्स है, जो लंग्स से एंजाइम निकल रही है एस, उसको इनहिबिट करती है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लंग्स से एक और ब्रैडिकाइनिन रिलीज होता है, जो ब्रैडिकाइनिन बहुत ही मेजर वेजो डायलेटर होता है। तो ये क्या करेगी, इसको इनहिबिट करेगी, और इसका जो साइड इफेक्ट आता है वो आता है कफ। ठीक है, कफ आता है। तो ये भी आप अपने एग्ज़ाम में मेंशन कर सकते हो, और जनरली पूछ भी लिया जाता है। तो ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताया, और बताना कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।